वेलकम बैक टू एआईसी। हम कर रहे हैं जेई एडवांस्ड एएलपी सॉल्यूशंस मैग्नेटिज्म की, और मैग्नेटिज्म की जेई मेंस तक की सारी प्रॉब्लम्स और शीट डिस्कशन हो गया था। कहानी एएलपी की एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स की। आज सॉल्यूशन का पार्ट 1 है, जहां हम शुरुआत कर रहे हैं। एएलपी अपनी जो शीट है, रेगुलर शीट्स, उनकी एएलपी पार्ट 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मतलब एक एक क्वेश्चन ड्रॉप करके करा रहे हैं। जो भी डिफ़िकल्ट या फिर ये कहो कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका डिस्कशन हो रहा है। तो जे एडवांस के लिए आगे चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखें, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड टूवर्ड्स ईस्ट इज डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स नॉर्थ बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। द फील्ड में भी, किस दिशा में फील्ड होगी ये बात बतानी है। सबसे पहली बात यह है कि सवाल में बोला गया है जो पार्टिकल है वो नेगेटिवली चार्ज है, यानी कि जहाँ पे क्यू ऑफ वी क्रॉस बी से फोर्स आएगी उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स इस पर आनी चाहिए। गौर से देखो क्या कह रहा है कि ईस्ट की डायरेक्शन में अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड टूवर्ड्स ईस्ट, यानी कि ईस्ट की डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है। ये ईस्ट है, कैपिटल ई भी लिख दिया, स्मॉल ई भी लिख दिया। ये ईस्ट की डायरेक्शन है और इसी डायरेक्शन में इस पार्टिकल की वेलोसिटी है। और इस डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स नॉर्थ, ये नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया। तो नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट होने का मतलब जो फोर्स आ रही है वो नॉर्थ की तरफ है। फील्ड कहाँ होगी? तो फील्ड की डायरेक्शन ऐसे निकालते हैं कि फोर्स का जो फॉर्मूला है, क्योंकि चार्ज नेगेटिव है तो इसलिए माइनस क्यू ऑफ वी क्रॉस बी, इस तरह लिख सकते हैं। तो v क्रॉस b करने से फोर्स की डायरेक्शन आएगी और उसका उल्टी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज पे फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो v क्रॉस b करने से क्या होगा, देखो गौर से, किस तरफ b माना जाए या किस तरफ वो निकलेगी। इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड रूल से भी किया जा सकता है। लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग का रूल है, उससे भी कर सकते हैं। v इस दिशा में है। अगर बाहर की तरफ परपेंडिकुलर आउटवर्ड फील्ड को कंसीडर किया जाए, ये b फील्ड मान लो, तो v क्रॉस b करने से जो फोर्स की डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ आएगी। v क्रॉस b करने से फोर्स की डायरेक्शन नीचे की तरफ आएगी और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की वजह से ये फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, यानी कि जो नॉर्थ की डायरेक्शन में आ रही है, जो सवाल में दे रखा है। यानी फील्ड जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, अपवर्ड। इसमें कुछ भी खास नहीं है, डायरेक्शन का खेल है और डायरेक्शन से आसानी से आंसर आ जाएगा, कोई बड़ा सवाल नहीं है। अगला सवाल देखें। अ प्रोटॉन इज मूव्ड along a magnetic field line. The magnetic force on the particle is, बेसिकली प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, उसको फेंका गया किसी v वेलोसिटी से। जिस दिशा में v है उसी दिशा में b है। तो कॉमन सेंस है कि फोर्स का फॉर्मूला होता है q ऑफ v क्रॉस b, और एक ही डायरेक्शन में होने पर पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस जो है वो ज़ीरो आता है, तो इस वजह से फोर्स हो गई ज़ीरो। डी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये दो सवाल आसान थे, पर इस तरह के डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस मेंस में भी एडवांस में भी आया करते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। मैग्नेटिक फील्ड एट द ओरिजिन ड्यू टू द करंट फ्लोइंग इन द वायर इज। एक ये वायर है जो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, उसी को मोड़ दिया गया परपेंडिकुलर, ऐसे ओरिजिन से पास कराया गया। उसका ओरिजिन से इसको मोड़ दिया गया एक्स एक्सिस पे कराया गया। और मैग्नेटिक फील्ड पूछी कहाँ गई है? ओरिजिन पर पूछी गई है मैग्नेटिक फील्ड। अब एक चीज़ देखो, ये जो एक्स एक्सिस पर वायर है, ये वायर क्या ओरिजिन से पास हो रहा है? हाँ, यानी कि इस एक्स एक्सिस पर जो वायर है इसकी वजह से ओरिजिन पर कोई फील्ड नहीं होगी, इसका कोई लॉजिक नहीं है। ये जो वायर है जो एक्स जेड प्लेन में है, ये भी ओरिजिन से पास हो रहा है, इसकी वजह से भी कोई फील्ड नहीं होगी, इसको भी इग्नोर कर दीजिए। जो फील्ड होगी वो बस इसकी वजह से होगी। गौर से देखो कि जो वायर है वो इस तरह से है, ये मेरा ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ऊपर की तरफ वाई एक्सिस, ये रहा अपना जेड एक्सिस, और ये निकल के आ रहा है वायर यहाँ तक, और इसको ऐसे जोड़ लीजिए एक्स जेड प्लेन में, ठीक, ये चीज़। और नीचे की तरफ तो ये इन्फिनिटी तक था, तो ये बेसिकली सेमी इन्फानाइट वायर बन गया। और गौर से देखो ये इसी प्लेन में है, तो ये प्लेन बना लेते हैं ताकि थोड़ी सी 3D वाली फीलिंग आए, ठीक, ये बन गया। अब अगर एक्स पे परपेंडिकुलर डाला जाए तो ये कह रहा है कि ये दूरी a है, और z पे परपेंडिकुलर डाला जाए तो z में भी ये दूरी a है। अगर ये a सेपरेशन है तो कॉमन सेंस है कि ये √2a हो गया, ठीक है। ये हो गया बेटा आपका √2a, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा,
अब सिर्फ इसी वजह से है मैग्नेटिक फील्ड, तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का वो याद करो। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये है हमारी फील्ड। ठीक है। अच्छा और देखो, और कुछ खास नहीं, ये रहा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, और वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो निकाली गई वो √2a निकाली गई। ठीक। साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, गौर से देखो, साइन थीटा 1 इसको हम लिख सकते हैं साइन 0, क्योंकि सेमी इन्फाइनाइट वायर की तरह काम कर रहा है, तो जो पहला एंगल है वो तो 0 है और दूसरा एंगल जो है वो 90 डिग्री का है ये, और एक हो गया साइन 90, ये साइन 90। तो गौर से देखो, जो मैग्नीट्यूड्स में आंसर आने वाला है वो कितना आएगा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई इंटू √2a, और अंदर है साइन 90, उसकी वैल्यू हो गई 1। ये है तुम्हारी बी फील्ड, इस चीज़ को दिमाग में रखना है। ठीक। अच्छा ये हो गया 4 नंबर। अब बात आती है कि इसका क्या आंसर निकलेगा, कैसे आंसर निकलेगा वो समझा जाए। देखो भाई, इसमें तो आई कैप जे कैप में दे रखा है और हमने तो सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला है, और मैग्नीट्यूड ये निकल के आया है जो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन आई कैप जे कैप में डायरेक्शन के साथ हमारा आंसर नहीं है, तो हमें इसमें डायरेक्शन भी कंसीडर करनी पड़ेगी। तो डायरेक्शंस में देखो भाई, सबसे पहली बात कि जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी कैसी। अब इस वायर की वजह से, ये वायर मान लो ऐसा है, तो इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होनी है किस दिशा में होगी, लॉजिक लगाओ मैग्नेटिक फील्ड का। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होनी है वो टेंजेंट ही होती है बेसिकली। एक इन्फाइनाइट वायर हो, उसको कर्ल कर लो तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टेंजेंट मिलेगी। दिमाग में इस बात को रखना होता है। अच्छा और बताइए, और कुछ नहीं, इस तरह काम कर सकते हैं कि अगर सी ऑप्शन को देखें हम, सी ऑप्शन को, तो गौर से देखो क्या लिखा हुआ है, म्यू नॉट आई बाई 8 पाई ए माइनस जे कैप प्लस म्यू नॉट आई बाई 8 पाई ए के कैप। इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालने पर आएँ तो ज़रा इसका मैग्नीट्यूड देखो बेटा, इसका मैग्नीट्यूड बनेगा म्यू नॉट आई बाई 8 पाई ए, ये जो लिखा हुआ है ये हो गया, दोनों के दोनों आज जे कैप और के कैप यानी ऑर्थोगोनल वेक्टर्स में है, तो √2 लगा दीजिए, ये इसका मैग्नीट्यूड बन गया। ये मैग्नीट्यूड बन गया, क्या बनेगा इससे देखो, क्या हमारे मैग्नीट्यूड से मैच करता है, ये बिल्कुल मैच करता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे देखो, √2 म्यू नॉट आई बाई 8 पाई ए को लिखो 4 पाई ए इंटू 2, और जैसे 2 से 2 को काटोगे तो यहाँ बचेगा √2, मैच कर गया, यही एक ऑप्शन मैच करता है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक। तो मैग्नीट्यूड जो निकाला हमने करेक्ट है, सी ऑप्शन इससे मैच कर गया है। ठीक। अच्छा अगला सवाल देखो, 5वां नंबर क्या कह रहा है, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर दिया हुआ है, बस वो शुरुआत जो है ए पॉइंट से हो रही है, वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है। ठीक। और वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसमें करंट फ्लो कर रहा है। अच्छा ए कॉमा बी पर ये है, और 0 बी पर हमारा पॉइंट ए है, शुरू हो रहा है, बेसिकली ये दूरी जो है ये बी है। ठीक। और इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये इन्फिनिट वायर हो गया। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट ए कॉमा 0, इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड पूछी गई है, तो इसका एक दोबारा से डायग्राम बना लिया जाए। ये पॉइंट यहाँ से है और यहाँ से इन्फिनिटी तक करंट जा रहा है, मान लो आई, ये अप टू इन्फिनिटी है, और ये जो दूरी डॉटेड वाली है ये बी है। यहाँ से एक्स एक्सिस पे आ जाइए, किसी ए सेपरेशन पे ये पॉइंट पी है, और यहाँ पर आपको निकालनी है इससे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। गौर से देखो, सबसे पहले क्या करना है, इसको निकालिए, इस एंगल को देखो, इस एंगल को तुम बोल रहे हो थीटा, और जो अपर एंड है वो इन्फिनिटी पे है, तो कॉमन सेंस है जो ऊपर वाला एंगल है वो तो 90 ही बन जाएगा। ठीक। तो गौर से देखो, अपर एंड को देखने के लिए जिस एंगल को हम देखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं थीटा 1, थीटा 1 की वैल्यू 90 डिग्रीज़ है, और लोअर एंड को देखने के लिए जो एंगल होता है वो थीटा होता है, थीटा 2 होता है, तो थीटा 2 की वैल्यू माइनस थीटा है। माइनस थीटा क्यों है, क्योंकि लोअर एंड हमेशा परपेंडिकुलर से नीचे मिला करता था, और इस बार हमें परपेंडिकुलर से ऊपर मिल रहा है। जब भी लोअर एंड को देखने के लिए हमें ऊपर मुड़ना पड़ेगा, यानी उल्टा ओरिएंटेशन जाना पड़ेगा, तो हम नेगेटिव थीटा लिया करते हैं, ये बात याद होनी चाहिए।
अच्छा, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाई 4πd, 4π, और जो परपेंडिकुलर सेपरेशन है वायर से वो तो ये है, और इस दूरी को इन्होंने ए बोल रखा है, ये परपेंडिकुलर था तो 4π a। फिर हम लिखेंगे साइन थीटा वन, साइन थीटा वन इज साइन 90 प्लस साइन थीटा टू, साइन थीटा टू का मतलब माइनस साइन माइनस थीटा। ठीक, ये हो गया। साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई और साइन थीटा की वैल्यू माइनस साइन थीटा हो गई। साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ये 4π a हो गया। साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, ये हो गया माइनस साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू पता चल जाए तो आंसर भी आ जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हो। साइन थीटा की वैल्यू ट्रायंगल में देखो क्या होगी, ये ट्रायंगल दिखाई देता है। साइन थीटा की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का मतलब होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट। ठीक, ये पुट कर दीजिए यहाँ पे। क्या लिखेंगे, म्यू नॉट आई बाई 4π a 1 माइनस b अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। ठीक, अच्छा प्रॉब्लम है, इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। देख लीजिए कहाँ पे है, म्यू नॉट आई बाई 4π a अंडर b बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आंसर है। अगले सवाल पे आइए, ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, क्लास का ही क्वेश्चन है ये। एक YZ प्लेन में सेमी रिंग बनी हुई है और एक XZ प्लेन में सेमी रिंग बनी हुई है, और ये कहा जा रहा है कि इन दोनों में करंट बह रहा है मान लो I, और इधर भी बह रहा है I, और इनकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड सेट हो गई होगी। जो भी मैग्नेटिक फील्ड सेट हुई, और फिर एक चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिव Q, और वो X एक्सिस की तरफ भाग रहा है, तो इस पर कितनी फोर्स लगेगी। कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली अगर तुम इस वाले लूप को देखो जिसमें लूप 1 बोल रहा हूँ, नीचे वाले को लूप 2 बोल रहा हूँ, तो लूप 1 में अगर अपनी फिंगर को करंट के डायरेक्शन में कर्ल करोगे तो थंब आएगा नेगेटिव एक्स में। ठीक, तो बेसिकली इसकी जो बी फील्ड होगी 1 वाले की वो नेगेटिव एक्स में होगी, और इसी तरह से अगर तुम 2 वाले को देखोगे और करंट के डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करोगे राइट हैंड की, तो थंब आएगा नीचे, यानी कि माइनस जे कैप डायरेक्शन में इसकी बी फील्ड होगी। क्योंकि दोनों का रेडियस वगैरह बराबर है, करंट भी बराबर है, तो जो बी फील्ड यहाँ आएगी वही बी फील्ड यहाँ आएगी, और नेट जो मैग्नेटिक फील्ड है बेसिकली वो इधर आने वाली है। तो नेट से हमें मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। गौर से देखो, ये जो चार्ज पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, इस वजह से इसकी वजह से कोई फोर्स नहीं लगेगी। जो फोर्स लगनी है वो फोर्स सिर्फ इसकी वजह से लगेगी। ठीक, तो जो फोर्स है वो लगेगी कैसे, ये सोचो। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला, कलर चेंज कर लें। फोर्स का फॉर्मूला होता है Q ऑफ V क्रॉस B। ये B तो माइनस जे कैप डायरेक्शन में आ रही है, वो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन B है कितना, तो सिमेट्री से याद करो, जो पूरी रिंग का मैग्नेटिक फील्ड हुआ करती थी वो होती थी म्यू नॉट आई बाई 2r, और क्योंकि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आधी रिंग की वजह से, ये तो सिर्फ हाफ रिंग की वजह से, तो जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड है वो हो जाएगी हाफ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाई कंप्लीट रिंग, तो म्यू नॉट आई बाई 4r हो जाएगी। Q पॉजिटिव है, यही रहा, और V की जो वैल्यू है वो आई कैप डायरेक्शन में है, और हम इसको क्रॉस कर देते हैं किससे, मैग्नेटिक फील्ड से। मैग्नेटिक फील्ड को देखो तो ये हो गया है 1/2 म्यू नॉट आई बाई 2r। इसको हम इरेज करते हैं यहाँ से वरना गंदगी फैलेगी, और ये जो डायरेक्शन है ये माइनस जे कैप की डायरेक्शन है। ये जो भी डायरेक्शन वाइज आए, क्योंकि ऑप्शन हमारे डायरेक्शन को लेकर नहीं चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। Q ऐसे ही रहा, V ऐसे ही रहा, म्यू नॉट आई बाई 4r रहा, और I क्रॉस J K होता है तो ये हो गया माइनस K। ठीक, इसको देखो, ये मैग्नीट्यूड है और ये मैग्नीट्यूड हमारा A ऑप्शन में शायद मैच कर रहा है, Q V म्यू नॉट आई बाई 4r। तो पहला ऑप्शन जो है मैच कर गया है, पहला ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि डायरेक्शन से रिलेटेड कोई आंसर लिखा नहीं हुआ है, इसलिए मैग्नीट्यूड को मैच करिए, आंसर मार्क करिए। अगला सवाल देखो, अगला सवाल कह रहा है 10th नंबर क्वेश्चन है, देयर एग्जिस्ट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 1 टेस्ला एंड 1 वोल्ट पर मीटर रिस्पेक्टिवली अलॉन्ग y एक्सिस। द चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m बराबर 1 किलोग्राम और चार्ज 1 कूलम इज हैविंग वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग x एक्सिस एंड इज एट ओरिजिन एट t बराबर 0। ठीक, मतलब t बराबर 0 पे उसकी कुछ वेलोसिटी भी है और t बराबर 0 पर वो ओरिजिन पे है, कोई दिक्कत नहीं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल एट टाइम पाई सेकेंड्स वुड बी। यहाँ पर ये जो टाइम दिया हुआ है ये बहुत स्पेसिफिक होकर देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो फिर मुश्किल हो जाता है सवाल। ये सवाल बहुत स्टैंडर्ड है, डिफ़िकल्ट भी है। देखो कैसे सवाल लगाएंगे,
मान लो कि ये डायरेक्शन जो है ये है मेरी वाई डायरेक्शन, और ऊपर वाली को मान लो जेड डायरेक्शन, और ये जो बाहर की तरफ आ रही है ये एक्स डायरेक्शन। राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से एक्स वाई को क्रॉस करोगे तो जेड पॉजिटिव मिलेगा, उस तरह से बना लिया गया। ठीक है, ये चीज़ है। अब क्या किया जाए, अब इसमें कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की दोनों जो हैं वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में दी हुई हैं, यानी यहीं पर तुम्हारी ई फील्ड है और इसी दिशा में तुम्हारी बी फील्ड है। ठीक है, पार्टिकल 0 सेकेंड पे ओरिजिन पर है और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, Q बराबर 1 कूलम है, और इस पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड है राइट साइड में, और जो इसका मास है वो भी 1 किलोग्राम है। सब कुछ यूनिटी दिया है ताकि कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए, इस बात का थोड़ा सा फ़ायदा मिलेगा इसमें। अच्छा, अब क्या है, देखो सवाल में ऐसा बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है और पार्टिकल यहाँ जा रहा है, तो पार्टिकल की मैग्नेटिक फील्ड से कुछ एंगल वेंगल है क्या? गौर से सोचो, सवाल को पढ़ो। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ये रिस्पेक्टिवली वाई एक्सिस, दोनों के दोनों वाई एक्सिस पे हैं। अच्छा, और चार्ज पार्टिकल जो है वो 1 किलोग्राम का है, ये है, और उसकी वेलोसिटी एक्स एक्सिस में है। सॉरी, वेलोसिटी मैंने यहाँ मार्क कर दी, वेलोसिटी तो उसकी एक्स एक्सिस में हुआ करती थी, तो ये इस दिशा में वेलोसिटी है उसकी, ये है वेलोसिटी। अगर इधर वेलोसिटी है तो गौर से देखो बी फील्ड के परपेंडिकुलर है वेलोसिटी, एक्स एक्सिस में है, वाई में नहीं है, तो इसको यहाँ काटो और यहाँ लिखो 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, सवाल को थोड़ा सा ठीक से नहीं पढ़ा इसलिए ऐसा हुआ। ये 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है और परपेंडिकुलर टू बी फील्ड है। गौर से देखो तो बी फील्ड जो है वो इसको घुमाने की कोशिश करेगा, सर्कल कराएगा। बी फील्ड अगर इसको सर्कल कराएगा तो कॉमन सेंस है कि ये वाई एक्सिस में बढ़ेगा आगे की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ है वहाँ की तरफ ये भागने की कोशिश करेगा। और बी फील्ड अगर तुम वी क्रॉस बी करोगे तो जेड की तरफ आएगा। तो जेड की तरफ आने का क्या मतलब हुआ? जेड की तरफ आने का मतलब हुआ कि ये जो पार्टिकल है ये सर्कल कैसे करेगा और किधर की तरफ बढ़ेगा, इसके बारे में सोचा जाए तो ये वी क्रॉस बी ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी, बेसिकली ये ऐसे घूमेगा आगे की तरफ, ठीक, इस तरह घूमेगा। जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी एक्स की तरफ है और बी फील्ड की वजह से फोर्स जो है वो जेड की तरफ आ रही है, तो सर्कल ये एक्स जेड प्लेन में करेगा इस तरह से, और क्योंकि ई फील्ड इसको आगे की तरफ ड्रैग करेगी वाई की तरफ, तो ये ड्रैग होता हुआ आगे की तरफ आएगा। अब बात आती है क्या ये हेलिक्स करेगा? बिल्कुल हेलिक्स दिखाई दे रहा है। दूसरी बात क्या है, इसकी पिच कांस्टेंट रहेगी? बिल्कुल नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वाई एक्सिस में इसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे वाई एक्सिस में इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो इंक्रीजिंग पिच के साथ ये हेलिक्स करेगा। तो इट विल परफॉर्म, सबसे पहले हम लिख लें, इट विल परफॉर्म हेलिक्स विथ इंक्रीजिंग पिच। ठीक, इंक्रीजिंग पिच के साथ हेलिक्स करेगा। अच्छा, एक चीज़ और, सर्कल जो करेगा उसका टाइम पीरियड कितना होगा? टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2πm/qb, और इस बात से इंडिपेंडेंट होता है कि वेलोसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से कितने एंगल पर है। टाइम पीरियड ऑफ सर्कल का कोई इफेक्ट किसी भी चीज़ से नहीं होता। अच्छा, एक बात और कि जो 2π है वो तो 2π है, मास की वैल्यू बेटा 1 दे रखी है, अपॉन Q की वैल्यू 1 दे रखी है, और बी फील्ड की वैल्यू 1 टेस्ला थी, तो टोटल टाइम पीरियड जो है वो 2π आ जाता है। यानी कि पूरा सर्कल 2π टाइम में होता है। पूरा सर्कल 2π टाइम में होता है तो आधा सर्कल कितने टाइम में होगा? पाई टाइम में होगा। तो देखो गौर से सवाल के अंदर पाई सेकंड्स के अंदर ही बात पूछी गई है। पाई सेकंड्स के अंदर बात पूछी गई है तो एक चीज़ सोचो, शुरुआत में पार्टिकल ओरिजिन पे था, ठीक, और यहाँ से घूमता है और सर्कल बना के दिखाते हैं, ऐसे समझ कम आएगा। देखना, ये इस तरह से, ठीक, ये इस तरह से हमारा पार्टिकल है, और इसके बारे में देखो कि ये पार्टिकल था। पूरा सर्कल करने में 2π टाइम लग रहा है यहाँ से यहाँ तक। आधा सर्कल करने में कितना टाइम लगेगा? आधा सर्कल करने में पाई टाइम लगेगा। तो पाई टाइम में कहाँ आ जाएंगे हम? यहाँ पे डायमेट्रिकल ऑपोजिट पॉइंट पर। गौर से देखो, अगर हम शुरुआत में ओरिजिन पर थे, एक्स एक्सिस पर थे, एक्स एक्सिस का मतलब ये इधर थे हम लोग, ऐसे थे, तो कॉमन सेंस है कि ये घूम घाम के जहाँ हम पहुँच जाएंगे, ये बेसिकली पहुँचेंगे तो एक्स पे ज़ीरो हो जाएंगे बेसिकली, है ना। आधा सर्कल करने का मतलब क्या है कि एक्स पे ज़ीरो हो जाएंगे और आगे की तरफ बढ़ चुके होंगे, इस तरह से बढ़ रहे होंगे आगे, एक्स पे ज़ीरो। ये आधा सर्कल हो गया, फिर ये पूरा सर्कल हुआ, फिर ये आधा सर्कल हुआ, फिर ये पूरा सर्कल हुआ, इस तरह से, ठीक।
तो आधे सर्कल में एक्स की वैल्यू 0 हो चुकी होगी। तो जो पार्टिकल है हमारा वो पाई सेकेंड में एक्स बराबर 0 पर होगा। इस बात को समझें। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो पाई सेकेंड पे पक्का पक्का 0 होने वाला है, क्योंकि घूम घाम के वो आधा सर्कल करने के बाद एक्स बराबर 0 पर ही बैठ जाएगा। अच्छा, फिर क्या होगा, फिर देखो अब आती है वाई एक्सिस की बात की। वाई एक्सिस में क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट की चर्चा करो। वाई कोऑर्डिनेट इस तरह निकलेगा कि जो वाई एक्सिस है उसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहाँ पे तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वाई का फॉर्मूला लगाओ। वाई का फॉर्मूला होगा यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, लेकिन सब कुछ वाई एक्सिस में। अब गौर से देखो, वाई की जगह वाई कोऑर्डिनेट लिख दें, इनिशियल वेलोसिटी वाई में तो थी ही नहीं, और हाफ क्यू इंटू ई बाई एम इंटू टाइम का स्क्वायर, ये लगा दिया वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला। अब सोचो गौर से, वाई वाई ही रहा, हाफ हाफ रहा, चार्ज की वैल्यू 1 थी, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 थी, मास 1 था, और टाइम की वैल्यू दी हुई है पाई। जो टाइम की वैल्यू हमें दी है कि पाई सेकंड में कहाँ पहुँचेगा, तो पाई का स्क्वायर लगा दिया। तो बेसिकली जो वाई कोऑर्डिनेट है वो कितना निकल आया, पाई स्क्वायर बाई 2। तो हमने वाई कोऑर्डिनेट लिख लिया कि पाई स्क्वायर बाई 2 है, तो 2 कोऑर्डिनेट्स तो आ गए। अब जेड कोऑर्डिनेट की बात करो, जेड कोऑर्डिनेट कितना निकलेगा, कैसे निकलेगा वो सोचो। तो एक चीज़ देखो, जेड कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा। हमने क्या किया, हमने कहा ये मेरा y है, ये मेरा x है, और ऊपर वाला हिस्सा जो है वो z है। x की तरफ वेलोसिटी थी, इधर की तरफ b फील्ड थी, इधर ही की तरफ e फील्ड थी। ये दो चीज़ें एक ही दिशा में हुआ करती थी, अभी अभी देखा था हम लोगों ने। तो z में पार्टिकल कहाँ पहुँचेगा, इस बात को अगर सोचो तो ये पार्टिकल ऐसे घूमेगा और ऐसे पहुँचेगा। गौर से सोचो तो तुम्हें एक चीज़ क्लियर रहेगी कि जब ये पार्टिकल आधा सर्कल करेगा तो अपने डायामीटर के बराबर z में पहुँच जाएगा। तो बेसिकली मुझे इसकी रेडियस लिखनी चाहिए। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी बाई क्यू बी। तो गौर से सोचो, m तो पार्टिकल का 1 है, v वेलोसिटी 1 दे रखी थी, चार्ज 1 है, मैग्नेटिक फील्ड 1 है, r की वैल्यू आई 1, तो डायामीटर की वैल्यू कितनी आएगी 2। और जब ये पार्टिकल घूम घाम के डायामीटर के बराबर z में चलेगा तभी तो आधा टाइम पीरियड जाएगा, यानी पाई सेकंड्स होंगे। तो बेसिकली z कोऑर्डिनेट डायामीटर के बराबर था, जिसकी वैल्यू 2 आ गई। तो x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट पाई स्क्वायर बाई 2, और z कोऑर्डिनेट अपने आप 2 निकल आया। ठीक, आसान सवाल है, मैच कर लीजिए ऑप्शन 0, पाई स्क्वायर बाई 2 और 2, डी ऑप्शन करेक्ट है। ये कठिन सवालों में से एक है। आगे देखें, एक हॉरिजॉन्टल मेटालिक रॉड है, उसका मास m है, लेंथ l है, और इज सपोर्टेड बाय 2 वर्टिकल आइडेंटिकल स्प्रिंग्स और स्प्रिंग कांस्टेंट के। ये दोनों आइडेंटिकल स्प्रिंग्स हैं। गौर से देखो, एक ही रॉड से जुड़ी हुई हैं, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको दिखा रहे हैं। तो जब फोर्स इक्वेशंस की बात आएंगी तो हम लोग इन दोनों को पैरेलल स्प्रिंग की तरह ट्रीट करेंगे। पैरेलल स्प्रिंग के अंदर केस क्या होता था, पैरेलल स्प्रिंग के अंदर केस होता था कि के इक्विवेलेंट की वैल्यू K1 प्लस K2 हुआ करती थी। ये दोनों स्प्रिंग कांस्टेंट के हैं, तो बेसिकली मेरा आंसर जो है वो K आ जाएगा। एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग से इसको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, और वही समझदारी भी है। आगे देखो क्या कह रहा है, ईच एंड नेचुरल, ठीक कोई दिक्कत नहीं, नेचुरल लेंथ L0 है, ठीक कोई दिक्कत नहीं। एक करंट I इज़ फ्लोइंग इन द रॉड इन द डायरेक्शन एज शोन। तो करंट में राइट साइड में करंट दौड़ रहा है, और जो बी फील्ड है वो अंदर की तरफ है। तो इक्विलिब्रियम होने पर कितनी लेंथ हो जाएगी, बेसिकली ऐसा समझो इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है। अगर मेरी रॉड ये है, ठीक, ये रॉड है, और इस रॉड में इस दिशा में करंट बह रहा है, बहने तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये रॉड ये है तो कॉमन सेंस है कि इसके नीचे क्या लग रहा होगा, mg। तो ये नीचे दबनी चाहिए, तो हमारी स्प्रिंग तो परेशान हो रही होंगी, इनको सपोर्ट कर रही होंगी। ठीक, अब गौर से देखो कि बी फील्ड अंदर की तरफ है। अगर अंदर की तरफ है तो आई डी एल क्रॉस बी करो। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, आई ऑफ डी एल क्रॉस बी। डी एल की डायरेक्शन वो होती है जहाँ करंट की डायरेक्शन होती है, तो ये रही डी एल की डायरेक्शन, बी अंदर है तो जो फोर्स आएगी वो ऊपर की तरफ आएगी, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ आई। अब जो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ आई तो दो फोर्सेस काम कर रही हैं ऊपर नीचे मिला करके, दैट इज एफ मैग्नेटिक माइनस एम जी। और ये एफ मैग्नेटिक माइनस एम जी को बैलेंस करने के लिए नीचे की तरफ एक फोर्स लग रही होगी, वो होगी स्प्रिंग फोर्स। तो ये स्प्रिंग फोर्स के बराबर का केस हो गया। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा वो सोचो। तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होगा आई इंटू एल इंटू बी, और ये हो गया माइनस एम जी
और ये बन गया स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है के इक्विवेलेंट इंटू एक्स। ठीक, एक्स का मतलब क्या है, ये इलोंगेशन। ठीक, और के इक्विवेलेंट क्यों लिखा, क्योंकि दो स्प्रिंग काम कर रही हैं, उनको इक्विवेलेंट स्प्रिंग में कन्वर्ट कर लिया। अब के इक्विवेलेंट की वैल्यू हम निकाल चुके थे कि 2k है, तो ये x रहा। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी बेटा आई इंटू एल इंटू बी माइनस एम जी बाई 2k। ये तो वो है जो इलोंगेशन आया है। ठीक, इस समय स्प्रिंग की लेंथ कितनी है ये पूछा जा रहा है। देन द लेंथ ऑफ विच स्प्रिंग इन दिस स्टेट इज, ये इलोंगेशन है, स्प्रिंग की लेंथ नहीं है। तो जो टोटल लेंथ होगी वो इनिशियल लेंथ यानी नेचुरल लेंथ प्लस जो इलोंगेशन आया उसके बराबर होगी। तो एल नॉट प्लस आई एल बी माइनस एम जी बाई 2k ये होगी, ये टोटल लेंथ है। मैच कर लीजिए, एल नॉट प्लस आई एल बी माइनस एम जी बाई 2k, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, अच्छा सवाल था, आसान नहीं है, बिना किए नहीं आएगा, देखा होगा तो ही आएगा। अच्छा सवाल था। द फोर्स इन द सर्किट शोन इन फिगर, द डायरेक्शन इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इन पी क्यू आर इज। किसी भी क्लोज लूप के अंदर तो फोर्स नेट जीरो ही हो जाता है, ये बात तो थ्योरम की तरह भी याद कर लीजिए। तो जो नो रिजल्टेंट फोर्स ऑन द लूप, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, इसमें कोई चमत्कार का विषय नहीं है ना। ये तुम्हें याद होगा, क्लोज लूप हो तो फिर फोर्स जो नेट होती है वो ज़ीरो आ जाती है। एक चीज़ और देखो कि फोर्स ज़ीरो क्यों भी है, उसका एक लॉजिक भी है कि बी फील्ड जो है वो प्लेन पर है। ठीक है ना, बी फील्ड इज़ ऑन दिस प्लेन, ये बी फील्ड है। ठीक, तो जो वेक्टर निकालोगे, तीन वेक्टर्स बनेंगे, अगर तुम वेक्टर देखो तो तीन वेक्टर्स जो बनेंगे फोर्सेस के वो क्लोज लूप बनाएंगे, और क्लोज लूप वाले वेक्टर्स का जो सम होता है वो ज़ीरो हो जाता है। ठीक, पी क्यू क्यू आर और आर पी वेक्टर को देखो, पी क्यू क्यू आर पी एक क्लोज लूप बना रहे हैं। क्लोज लूप बनाने का मतलब जो आई इन डी एल वेक्टर है, ये डी एल वेक्टर जो है वो क्लोज करने के बाद इसका समेशन करोगे तो ये ज़ीरो बना रहा है। ठीक, क्योंकि पी क्यू वेक्टर प्लस क्यू आर वेक्टर प्लस आर पी वेक्टर जो है वो ज़ीरो बना रहा है। तो आइडियल का जो समेशन है वो ज़ीरो हो जाएगा, और फोर्स का फॉर्मूला होता है आइडियल क्रॉस बी। तो जब आइडियल का समेशन ज़ीरो है तो कॉमन सेंस है कि हमारा टोटल फोर्स क्या आने वाली है, ज़ीरो, तो नो रिजल्टेंट फोर्स। और इसीलिए ये रटा भी दिया जाता है कि जो क्लोज लूप होगा वहाँ पे फोर्स ज़ीरो ही आनी है। ठीक, अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो, मैग्नेटिक फील्ड वेरी करे तब तो फोर्स आती है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में ज़ीरो हो जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक बढ़िया सा डाइपोल मूवमेंट है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप, और जो भी है वो ठीक है, इस प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू दी है सी एक्स स्क्वायर आई कैप डी वाई स्क्वायर जे कैप। ठीक है, एक्स वाई प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। एट आर बराबर इतना ई आई कैप प्लस एफ जे कैप एम, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द डाइपोल इज। ठीक है, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ये है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, और जो डाइपोल रखा हुआ है वो यहाँ रखा हुआ है। तो इस पर फोर्स, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द डाइपोल इज, फोर्स बतानी है। तो सबसे पहले तो एक काम ये किया जाए कि जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी चर्चा कर लो, क्योंकि जब डाइपोल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है किसी ओरिएंटेशन में तो उस पर उसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस एम डॉट बी हुआ करता है, ये हो गया माइनस एम डॉट बी। ठीक, अब क्या किया जाए, अगर हम इसको फोर्स में कन्वर्ट करना चाहें पोटेंशियल एनर्जी को, तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल यू बाई डेल जेड के कैप। ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला होता है, किसी भी पोटेंशियल एनर्जी से निकाला जा सकता है। हम मैग्नेटिक की बात कर रहे हैं तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे रखनी पड़ेगी। अच्छा, अब क्या किया जाए, गौर से देखो, तो गौर से देखने पे मैग्नेटिक जो डाइपोल है, ए और बी जो वैल्यूज़ दे रखी हैं ये कांस्टेंट हैं। ठीक, समझना इस बात को कि ये कांस्टेंट नंबर्स है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो तो कांस्टेंट है, पर जो मैग्नेटिक फील्ड है देखो वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यानी एक्स और वाई पर डिपेंड कर रही है, यानी मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है। तो जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे एक्स एक्सेस में अलग, वाई एक्सेस में अलग और जेड एक्सेस में अलग, तो डिफ्रेंसिएशन के टाइम पे एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट बाहर आ जाएगा। ठीक, बाकी सबका डिफ्रेंसिएशन जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। और बी हम लिखेंगे डेल यू की जगह अब लिखना चाहिए डेल बी एक्स बाई डेल एक्स आई कैप, फिर लिखेंगे वाई कोऑर्डिनेट ऑफ डाइपोल मोमेंट अलग, डेल बी वाई बाई डेल
वाई जे कैप, ठीक। और अगर तुम देखो गौर से, आई का आई से, जे का जे से डॉट होने के बाद के तो कंपोनेंट ही नहीं है, तो के कंपोनेंट को लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ना मैग्नेटिक मूवमेंट में के कंपोनेंट है ना मैग्नेटिक फील्ड में के कंपोनेंट है। अब क्या करें, वैल्यू पुट कर दिया जाए। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आने वाला है, एम एक्स की वैल्यू देखो, एम एक्स क्या था, वो तो ए था, ए लिख दिया, और डेल बाई डेल एक्स, और बी एक्स की वैल्यू थी बेटा सी एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस एम वाई डेल बाई डेल वाई, और ये था बेटा आपका शायद डी वाई स्क्वायर। ऊपर से देखना पड़ेगा कि ये कितना था, एक बार चेंज करना पड़ेगा, तो चलो देखते हैं एक बार। सी डी लिखा हुआ है, सी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर, और ये जे कैप में हो गया। चलो क्या करें, 2ac और डिफ्रेंशिएट करोगे एक्स आई कैप प्लस फिर ये डी वाई है, तो एम वाई की जगह हमें इस जगह एम वाई की जगह बी लिख देना चाहिए था, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट वाई कंपोनेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट बी था, तो लिखेंगे 2b/d इंटू वाई जे कैप। ये बन गया हमारा फोर्स, ठीक, ये फोर्स है। अब बात आती है, ये फोर्स वेक्टर है और जो पोजीशन वेक्टर है वो ये है, पोजीशन वेक्टर है ई आई कैप प्लस एफ जे कैप, ये पोजीशन वेक्टर है। अब देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, जो फोर्स हमने निकाली उसमें x ये है, y यहाँ पर है, पोजीशन वेक्टर में x की जगह e है और y की जगह f है, तो x की जगह में f e डाल देना है और y की जगह f डाल देना है, आंसर आ जाएगा। यानी 2ac और इसकी जगह e आई कैप प्लस 2bd y की जगह f और ये जे कैप। मेरी किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर जो फोर्स है वो ये आ गई। सवाल को बहुत गौर से देखो, तो ये बिना पोटेंशियल एनर्जी के सवाल लगने वाला नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। पोटेंशियल एनर्जी एम डॉट बी हुआ करता है, एम डॉट बी कर लिया, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास फोर्स आ जाएगी, हमने फोर्स निकाल ली। उसमें कई बच्चे कर सकते हैं कि अगर डाइपोल मोमेंट कांस्टेंट दिया है तो ये एम एक्स ना लिख के टोटल एम लिख सकते हैं। टोटल एम में प्रॉब्लम है कि हम जब डिफ्रेंशिएट करते हैं पार्शियल डिफ्रेंशिएशन तो उसमें सब कुछ वेरिएबल मानते हैं, उसके बाद ये कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट वाला तो ठीक है, बाकी सब कांस्टेंट और डिफ्रेंशिएशन के अंदर वो सब कुछ जीरो चला जाएगा, ठीक है। ये बात दिमाग में रखनी है। डॉट कराओ और उसके बाद अलग अलग कंपोनेंट को अलग अलग सॉल्व करो। यहाँ से फोर्स आ जाएगी। फोर्स जो है अभी जो हमने फोर्स निकाली, दिस इज़ नॉट द आंसर, ये वाला स्टेप आंसर नहीं है, क्योंकि ये एक्स और वाई में अभी भी डिपेंडेंट है, और हमें स्पेसिफिकली बोला गया कि इस कोऑर्डिनेट पे क्या फोर्स होगी, यानी कि एक्स जब इतना हो जाए और वाई जब इतना हो जाए तो क्या फोर्स होगी, यानी एक्स की जगह ई और वाई की जगह एफ पुट करना है और आंसर निकालना है। दिस इज़ माई आंसर, मैच कर लीजिए, ऑप्शन मैच कर जाएगा, ठीक। ये हो गया भाई। अगला सवाल देखें। सर्कुलर कॉइल है, रेडियस आर है, करंट आई बह रहा है, विच कैन रोटेट अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस पासिंग थ्रू डायामीटर। अच्छा, डायामीटर से पास होने वाली एक्सिस पर ये घूम सकता है। अच्छा, इट इज़ इनिशियली सच दैट इट्स प्लेन लाइज अलॉन्ग द मैग्नेटिक फील्ड। इसका जो सरफेस है, एरिया वेक्टर नहीं बोला है, सरफेस बोला है, इस तरह से रखा हुआ है कि इसका सरफेस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग लाई कर रहा है, यानी एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लूप व्हेन इट रोटेट्स थ्रू एन एंगल 90 डिग्री इज, 90 डिग्री में रोटेट करने के बाद इसकी कितनी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। इस तरह के सवालों को आप चेंज इन एनर्जी से लगाने की कोशिश करें। बेसिकली इतना है कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा जब आप इसका ओरिएंटेशन बदलेंगे, ओरिएंटेशन बदलने से जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, क्योंकि ओरिएंटेशन बदलने से जितनी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा वो सारी एनर्जी कन्वर्ट तो काइनेटिक में ही होगी। तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है उसकी चर्चा करें। हम कहेंगे के फाइनल माइनस के इनिशियल बराबर डेल्टा यू। फिर बात आती है कि इनिशियल कितना है। के इनिशियल तो भाई साहब जीरो है, क्योंकि इनिशियली तो उसको रेस्ट पे रखा हुआ था। तो टोटल मिलाकर जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है ये चुपचाप से अपने आप के फाइनल के बराबर हो जाती है। अब डेल्टा के की वैल्यू ही के फाइनल हो गई है, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लूप वॉज जीरो। कोई दिक्कत नहीं। तो डेल्टा यू निकालने बात बन जाएगी। डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखो, डेल्टा यू का जो फॉर्मूला है वो होता है माइनस एम डॉट बी। ये यू का फॉर्मूला है, ठीक, ये यू का फॉर्मूला है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो देखो माइनस एम बी कॉस थीटा टू, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है, माइनस एम बी कॉस थीटा वन। ध्यान रखना कि मैं फाइनल माइनस इनिशियल कर रहा हूँ, साइन का बहुत ध्यान दे रहा हूँ। दिस इज़ माई डेल्टा यू, ठीक। ये अपनी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अच्छा, गौर से देखो क्या लिखोगे इसको, माइनस एम बी कॉस थीटा टू कॉस 90। ऐसा क्यों लिखा कॉस 90, इसलिए कि उसको 90 डिग्री से रोटेट कर दिया, और शुरुआत में वो दोनों एक ही डायरेक्शन में थे। प्लेन जो थी, सरफेस जो थी वो
अलॉन्ग में ही थी, कोई दिक्कत नहीं, ये रहा। और उसके बाद माइनस एम बी कॉस 0, इनिशियली तो 0 डिग्रीज पर थे क्योंकि सरफेस अलॉन्ग थी। ठीक, अब क्या किया जाए, अब ये हिस्सा कॉस 90 की वजह से 0 हो गया और ये हिस्सा माइनस माइनस प्लस हो गया, तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आई वो आई प्लस एम बी, और जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वही हमारी काइनेटिक एनर्जी फाइनल है, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 हुआ करती थी। ठीक, अब बात आती है कि m और b की क्या वैल्यूज़ हैं। तो सबसे पहली बात तो मैग्नेटिक फील्ड तो b ही है, और m की जगह हमें लिखना चाहिए i इंटू ए, यानी i ऐसे ही रहा, और एरिया ऑफ द लूप इज़ पाई आर स्क्वायर, तो i पाई आर स्क्वायर इंटू बी, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। i पाई आर स्क्वायर इंटू बी, ए ऑप्शन जो है वो हमें करेक्ट दिखाई देता है। इसको कलर चेंज कर लें और फिर ए ऑप्शन पे टिक लगाते हैं, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अगले सवाल की तरफ आएँ। क्या कह रहा है, एक प्रोटॉन है, एक ड्यूट्रॉन है और एक अल्फ़ा पार्टिकल है। ठीक, उनकी सेम काइनेटिक एनर्जी, तो सबसे पहले तो भाई काइनेटिक एनर्जी को सेम कर लीजिए। ठीक, अच्छा, सर्कल का सवाल पूछेगा। मूविंग सर्कुलर ट्रेजेक्टरीज इन कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, यानी बी भी जो दोनों तीनों के लिए है वो सेम है। उसके बाद कह रहा है कि आर ऑफ प्रोटॉन, आर ऑफ ड्यूट्रॉन और आर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल की चर्चा करिए, क्या रेशियो होगा। तो आओ देखो गौर से क्या कर सकते हैं। हमारे हिसाब से जो रेडियस का फॉर्मूला होता है वो होता है एम वी बाई क्यू बी। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी बाई क्यू इंटू बी। ठीक, 2 कांस्टेंट है सबके लिए, काइनेटिक एनर्जी सबके लिए सेम बोली है, बी फील्ड सबके लिए बोली है, तो जो रेडियस है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट m बाई क्यू। ठीक, अब गौर से देखो, जो r ऑफ प्रोटॉन होगा, तो r ऑफ प्रोटॉन की जो वैल्यू होगी वो बेसिकली लिखी जा सकती है, r ऑफ प्रोटॉन ऐसे लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनली लगाएं और लिखें मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन का मतलब 1 और चार्ज ऑफ प्रोटॉन का मतलब e। ठीक, इसी तरह हम लिखें r ऑफ ड्यूट्रॉन, तो r ऑफ ड्यूट्रॉन का मतलब क्या होता है, ड्यूट्रॉन का मतलब होता है इसका मास 2 हो जाता है और चार्ज तो सिर्फ एक ही होता है, तो बेसिकली ये हो गया रूट में 2 और चार्ज की वैल्यू तो अभी भी e है। और r ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल को लिखें तो r ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल में इसका मास होता है 4 और चार्ज होता है 2e। ठीक, ये हो गया, ये छोटी सी चीज़ हो गई। अच्छा, अब क्या किया जाए, अब कुछ नहीं, एकदम सिंपल है, क्या इनका रेशियो निकाल दिया जाए। रेशियो निकालो तो आर पी इस टू आर डी इस टू आर अल्फ़ा क्या होने वाला है, ये होने वाला है 1 बाई ई इस टू रूट 2 बाई ई इस टू 2 बाई 2e। इससे ये काट दीजिए, e से e कैंसिल कर दीजिए, तो आंसर आएगा 1 इस टू रूट 2 इस टू 1। सिंपल है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पता नहीं कितनी बार रिपीटेडली पूछा गया है, इसलिए अगर सवाल कठिन लगे तो डू नॉट कंसीडर कि ये कठिन सवाल है। मतलब ये अगर ऐसा लगे आसान है तो आसान भी नहीं है, कठिन है तो कठिन भी नहीं है, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। गौर से देखो कि जो रेशियो है वो ये है, तो तुम्हें पता चलेगा अल्फ़ा और प्रोटॉन का जो ट्रेजेक्टरीज़ हैं या फिर जो रेडियस है वो बराबर है, और ड्यूट्रॉन की रेडियस जो है वो बड़ी है। तो ऑप्शन जो तुम्हारे दे रखे हैं उनमें आपको मैच कर लीजिए, अल्फ़ा और प्रोटॉन की ट्रेजेक्टरी रेडियस बराबर है और ड्यूट्रॉन की बड़ी है, ए ऑप्शन ही पहला वाला ही करेक्ट दिख गया, और चेक करने की फिर ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मल्टीपल करेक्ट तो है नहीं। सवाल देखो, 2 वेरी लॉन्ग का मतलब इन्फाइनाइट वायर हो गए, स्ट्रेट पैरेलल वायर्स, पैरेलल वायर का मतलब आपस में फोर्स की बातें करेगा। ठीक, कैरी स्टीडी करंट्स आई एंड माइनस आई रिस्पेक्टिवली, माइनस आई का मतलब निगेटिव करंट नहीं, बेसिकली ऑपोजिट डायरेक्शंस में करंट है। ऑपोजिट डायरेक्शन करंट का मतलब सेम डायरेक्शन में अट्रैक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में रिपल्शन। द डिस्टेंस बिटवीन द वायर्स इज डी, एट अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम अ पॉइंट चार्ज क्यू इज एट अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द 2 वायर्स इन द प्लेन ऑफ द वायर्स। ठीक है, इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग ऑन द चार्ज एट दिस इंस्टेंट इज। आइए भाई बात करें, 2 वायर्स हैं और इन्फानाइट हैं, तो एक वायर ऐसा ले लेते हैं इन्फानाइट, एक वायर और ले लेते हैं ऐसा इन्फानाइट, और पैरेलल हैं। इनका जो प्लेन है वो ऐसे है, मान लो प्लेन का मतलब जो इन दोनों को जोड़ता हुआ सरफेस है, प्लेन है वो ऐसे है, ये प्लेन हो गया। इनके जो बीच की दूरी है परपेंडिकुलर सेपरेशन, उसको ये लोग कह रहे हैं कि d है, और एक में करंट आ रहा है इस दिशा में
अब एक में करंट आ रहा है इस दिशा में, इसमें भी करंट आई है और इसमें भी करंट आई ही है, ये करंट बदल नहीं रहा है। और जो इनका मिड पॉइंट है वो ये मिड पॉइंट है, और ये सेपरेशन फिर d/2 हो जाएगी, और ये सेपरेशन भी d/2 हो जाएगी, तभी तो मिड पॉइंट कहलाएगा। यहाँ पे कोई चार्ज है q, और q की जो वेलोसिटी है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द वायर्स। इस तरह से परपेंडिकुलर हो गया, ठीक, ये वेलोसिटी है। अब इस पर फोर्स किस दिशा में लगेगी, तो सबसे पहले इस इंस्टेंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी बातें कर लो, मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो। तो जो ये वायर 1 है और ये वायर 2 मान लो इसको, वायर 1 की वजह से फील्ड निकालने की कोशिश करो तो dl क्रॉस r लगाने की कोशिश करो, तो इस दिशा में तुम्हारा dl है और इस दिशा में तुम्हारा r है, तो dl क्रॉस r लगाओगे तो तुम्हें नीचे की तरफ फील्ड मिलेगी, ठीक। तो जो फील्ड 1 की वजह से होगी वो तो पक्का पक्का नीचे मिलेगी। अच्छा, और dl क्रॉस r अगर तुम इसकी वजह से लगाओगे 2 की वजह से, ये तो b1 है, 2 की वजह से लगाओगे तो dl इस दिशा में है, r इस दिशा में, तो dl क्रॉस r लगाओगे फिर से थंब नीचे ही आ रहा है, तो जो b2 है वो भी नीचे मिलेगी। और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तुम देखो दोनों की दोनों 180 डिग्री में है, तो जब q ऑफ v क्रॉस b करोगे तो क्यू वी बी साइन थीटा आएगा, साइन 180 की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी, तो आंसर इज 0, फोर्स तो लगेगी ही नहीं। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक। सेटअप बड़ा लंबा चौड़ा बनाया है, फील्ड की डायरेक्शन इज एंटी पैरेलल टू द वेलोसिटी, हेंस द फोर्स इज 0। अगला सवाल देखो, टू पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m एंड चार्ज q आर अटैच्ड टू द टू एंड्स ऑफ अ लाइट रिजिड रॉड ऑफ लेंथ 2r। तो ठीक है भाई, हमारी जो एक रॉड है वो 2r लेंथ की है, और ये दो मासेस हैं m और ये भी m, और चार्ज q और इस पर भी चार्ज q। तो चार्ज तो लिख दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है। इसके बाद क्या कह रहा है, द रॉड इज रोटेटेड एट कांस्टेंट एंगुलर स्पीड अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स सेंटर। तो ये वो एक्सिस है जिसके अबाउट इसको घुमाया जा रहा है, और घूम कैसे रहा है, मान लो इस तरह घूम रहा है, और ये जो ओमेगा है ये कांस्टेंट बोल रखी है, सवाल में ही दे रखी है कांस्टेंट, तो हमें कोई परेशानी नहीं। द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द सिस्टम एंड इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर ऑफ द रॉड वुड बी। सेंटर ऑफ द रॉड के हिसाब से जो इसका एंगुलर मोमेंटम आएगा और मैग्नेटिक मोमेंट आएगा उसका क्या रेशियो होगा। तो कहो तो सवाल लगा के दिखा दें फिर बात करें। चलो देखो, जो करंट इनके घूमने से बनेगा, देखो ये ऐसे सर्कल करेगा, ये ऐसे सर्कल करेगा, तो इसके घूमने से जो करंट बनेगा वो क्या बनेगा, करंट की वैल्यू होती है टोटल चार्ज फ्लोन अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल चार्ज फ्लोन इनटू फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू तो होती है ω/2π। तो हम लिख सकते हैं टोटल चार्ज फ्लोन इनटू ओमेगा अपॉन 2π, ये हमारी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। और जो टोटल चार्ज फ्लोन है वो सोचो, अगर q चार्ज इस सर्कल में एक रोटेशन में घूम रहा है तो ये वाला q चार्ज भी घूम रहा है, तो बेसिकली टोटल चार्ज है 2q और ओमेगा अपॉन 2π। तो 2 से 2 कैंसिल, तो मेरे पास ओमेगा इंटू क्यू अपॉन पाई इज़ द करंट, ये टोटल करंट है, ठीक। करंट की वैल्यू हो गई। और अब मैग्नेटिक मूवमेंट की बातें करो, मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला जो हमारे पास होता है वो होता है I इंटू ए। तो गौर से देखो, I का फॉर्मूला क्या है, ओमेगा क्यू बाई पाई, और ए का फॉर्मूला क्या है, पाई इंटू आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि एरिया ऑफ द लूप इज पाई आर स्क्वायर। 2r की लेंथ है, 2r की रॉड की लेंथ है, तो सेंटर के अबाउट घुमा रहे हैं, तो जो रेडियस बनेगी वो तो r ही बनने वाली है, ये देखो r रेडियस, ठीक। तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया। अब इसको सॉल्व करिए, तो सॉल्व करने पे आपको मालूम चलेगा पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो जो हमारे पास आंसर है दैट इज़ ओमेगा इंटू क्यू इंटू आर स्क्वायर, दिस इज मैग्नेटिक मूवमेंट। अब बात आती है कि एंगुलर मोमेंटम कितना है, तो एंगुलर मोमेंटम की चर्चा करो। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है I इंटू ओमेगा, I इंटू ओमेगा। तो गौर से देखो कि इस वाले पॉइंट चार्ज, इस पॉइंट मास का सेंटर के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम है वो एंगुलर मोमेंटम आएगा, मान लो इसकी वेलोसिटी अगर v है तो ये आएगा I इंटू ओमेगा, ठीक। इस वाले का कितना आएगा, इस वाले का भी आएगा I इंटू ओमेगा, और दोनों का I सेम होगा क्योंकि पॉइंट मासेस हैं और बराबर दूरी पर हैं, और ओमेगा भी दोनों की सेम है। तो जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो I ओमेगा प्लस I ओमेगा, यानी कि 2I ओमेगा बन जाएगा पूरे सिस्टम का। और क्योंकि पॉइंट मास है इसलिए I की जो वैल्यू होगी वो mr स्क्वायर होने वाली है, m इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। अब आप मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम का रेशियो ले लीजिए, ओमेगा इंटू क्यू इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एम इंटू आर स्क्वायर बाई ओमेगा। ये ओमेगा से ओमेगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो क्या आया q/2m। याद करो, इसको गायरो मैग्नेटिक रेशियो बोला जाता है, और ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, कभी नहीं बदलता है। चाहे हम इस पॉइंट चार्ज को, मैंने करके बता दिया अलग बात है, इस पॉइंट चार्ज को पॉइंट चार्ज ना मान के रिंग के ऊपर पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर लें, डिस्क पे डिस्ट्रीब्यूट कर लें, पर जो एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो है वो यही रहता है q/2m, चाहे कुछ भी हो जाता है। डायरेक्ट ऑप्शन
Q/2m पे टिक लगाना था। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती, ये रटा रटाया ज्ञान है कि कभी भी बदलता नहीं है। क्लास में इसको कस के करके देख चुके हैं बहुत बार। अगली बात क्या कह रहा है, एक चार्ज पार्टिकल है, उसको रिलीज़ किया गया है रेस्ट से, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो दौड़ेगा नहीं। स्टीडी एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक बढ़िया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंड मैग्नेटिक फील्ड भी है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक। द पार्टिकल विल मूव इन सॉरी पैरेलल बोला है, परपेंडिकुलर नहीं बोला है, माय फॉल्ट, ये पैरेलल है। तो अगर एक चार्ज पार्टिकल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और इस दिशा में मान लो हमारी ई फील्ड है और कह रहा है इसी दिशा में बी फील्ड है, तो कॉमन सेंस कहता है कि अगर दोनों फील्ड एक ही दिशा में, पार्टिकल इनिशियली रेस्ट पे है, तो जो पार्टिकल दौड़ेगा, चार्ज पार्टिकल, वो उस दिशा में दौड़ेगा जिस दिशा में उस पर फोर्स लग रही है। तो अगर फोर्स इस दिशा में आई तो इसी दिशा में वेलोसिटी गेन करेगा, और वेलोसिटी और बी फील्ड अगर सेम डायरेक्शन में है तो बी फील्ड का कोई लॉजिक नहीं है क्योंकि इसको डिफ्लेक्ट भी नहीं कर पाएगी, फोर्स तो मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाएगी, तो पार्टिकल की स्पीड बढ़ती चली जाएगी, स्ट्रेट लाइन में दौड़ेगा। तो पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, ए ऑप्शन करेक्ट है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पार्टिकल है, चार्ज q है, मास m है, मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, वट एवर बी द एंगुलर स्पीड इज, द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स मैग्नेटिक मूवमेंट टू दैट ऑफ इट्स एंगुलर मोमेंटम डिपेंड्स ऑन। तो हमेशा ध्यान रखो m/l का जो रेशियो है वो तो Q/2m ही आता है, इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है। जब भी सॉल्व करोगे यही आएगा। तो मास पे डिपेंड करता है और चार्ज पे डिपेंड करता है, ओमेगा पे डिपेंड नहीं करता है, कितना टॉर्क लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, इस पे डिपेंड नहीं करता। तो चार्ज एंड मास Q&m, तो सी ऑप्शन जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, Q&m, सी ऑप्शन करेक्ट है। क्या और सवाल बचे हैं हमारे पास, सारे हो गए। तो ये 15 सवाल थे आज के ALP के, 15 सवाल ख़त्म हो गए। कोशिश करिए 15 सवाल लगा लीजिए, इसके बाद की ALP खुद ट्राई करिए, और जो नहीं आते हैं तो उसके फिर से डिस्कशन के लिए, पार्ट 2 के डिस्कशन के लिए हम लोग कल मिलेंगे या शाम को मिल लेंगे। अगर शाम को समय रहेगा तो एक सेशन शाम को भी कर लेंगे और ALP का समापन जो है वो कल हो जाएगा। कल मिलते हैं।